गाइस, मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं सज्जा आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको इस चैनल पर वेलकम करते हैं कि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अलोक सर की वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव की। तो वीडियो का टाइटल तो अपना हिंदी में है। तो आगे थोड़ा सा लिखा हुआ है, विल आ हिंदू कंटर। आगे मतलब कि समझ नहीं लग रही, तो थोड़े से स्पेलिंग से लिखे हुए हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, तो उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। भारत में आजादी से पहले टू नेशन थियरी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया था? क्यों अफगानिस्तान से बर्मा तक फैले विशाल भारत के दोनों तरफ से उसे टुकड़ों में बांट दिया गया था? उसकी वजह यह थी कि मुस्लिम लीग और तब के भारत के मुसलमानों की एक बड़ी आबादी यह मानती थी कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हिंदू आबादी का भी एक धड़ा ऐसी सोच रखता था। तो फिर क्या हुआ यह सोच कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई और आखिरकार भारत का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया। भारत आजाद हुआ और भारत से अलग होकर एक नए मुल्क का जन्म हुआ जिसका नाम हम आजकल पाकिस्तान जानते हैं। 71 में पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब क्या बांग्लादेश भी विभाजन की राह पर बढ़ रहा है? क्या बांग्लादेश में भी वही हालात बन रहे हैं जो कभी 1947 से पहले भारत में बने थे, या फिर ठीक वैसे हालात जो 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में बने थे? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, कहने को तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और उसके बाद बवाल भी कह रहे हैं कि खत्म हो गया है। कहने को तो बांग्लादेश अब पटरी पर लौटने लगा है। कहने को तो अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होती जा रही है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय का उत्पीड़न जारी है। उनके घरों, उनकी प्रॉपर्टी पर हमले जारी हैं, उनके साथ खुलकर भेदभाव किया जा रहा है और एंट्रीम गवर्नमेंट केवल अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय न केवल सड़कों पर उतर रहा है बल्कि सरकार को सीधी चुनौती दे रहा है। हिंदुओं ने साफ कर दिया है कि अब वो ना तो अपने घरों, ना अपनी प्रॉपर्टी पर हमला सहेंगे, ना किसी मंदिर को तोड़ने जलाने वाले को बर्दाश्त करेंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकती है तो वो खुद अलग रास्ता तलाश लेंगे। आज बांग्लादेश के एक नहीं कई जिलों में हिंदुओं को जगाने के लिए ऐसे नारे गूंज रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू सड़क पर उतरकर ऐलान कर रहे हैं कि ये मुल्क केवल मुसलमानों का नहीं है, इस पर उनका भी पूरा हक है। कोথায় কোথায় বাংলা ছাড়, কোথায় কোথায় বাংলা ছাড়, বাংলা কি তোর বাপ কাকার, কোথায় কোথায় বাংলা ছাড়। बांग्लादेश में पुजारी हिंदुओं को सोशल मीडिया पर ट्रैप से सावधान कर रहे हैं। আমরা সনাতনী, আমরা হিন্দু, এই হবে আমার পরিচয়। আমরা আর্যপুত্র, আমরা ঋষি সন্তান, এই হবে আমার পরিচয়। দয়া করে সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। অনলাইনে কেউ কোনো উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে পা দেবেন না, কোনো উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে পা দেবেন না, আর কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অনলাইনে বন্ধু বানাবেন না। खुलकर ऐलान हो रहा है कि अब बहुत हो गया, अब बांग्लादेश के हिंदू जुल्म नहीं सहेंगे। দিয়েছি তো রক্ত, রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়। बांग्लादेश के ढाका और चटगांव में तो ये प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं। गोपालगंज और गाजीपुर से भी कुछ दिनों पहले हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की खबरें आ चुकी हैं। आप सोचिए कि जो हिंदू एक महीने पहले अपना घर-बार बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए गुहार कर रहा था, वो आज सड़कों पर उतरकर मुस्लिम कट्टरपंथियों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुका है।
वजह क्या है? वजह यह है कि वो जान चुका है कि सरकार उसकी सुरक्षा नहीं करने वाली। उसे सरकार से इंसाफ की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी और खुद अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठाना पड़ेगा। ढाका के शाहबाग में हुए हिंदू जागरण मंच के प्रोटेस्ट ने बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात और बांग्लादेश की सो कॉल्ड सरकार को सीधी चुनौती दी है। इस प्रोटेस्ट में हिंदू जागरण मंच ने अपनी उन्हीं 8 मांगों को दोहराया जो उन्होंने सरकार से कुछ दिनों पहले मांगा था। इनमें सबसे पहली मांग थी माइनॉरिटी प्रोटेक्शन कमेटी बनाने की। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग मिनिस्ट्री, पूजा की छुट्टियों में बढ़ोतरी, पाली और संस्कृति एजुकेशन बोर्ड को डिजिटलाइज किया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हॉस्टल्स और हॉल में हिंदुओं के लिए प्रार्थना के लिए अलग कमरे बनाए जाएं और हिंदू फाउंडेशन के गठन की मांग प्रमुख है। जाहिर है एंटरिम गवर्नमेंट ने हिंदू संगठनों की मांग को ठेंगा दिखा दिया तो प्रोटेस्ट फिर से हुआ और शाहबाग को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंदू जागरण मंच के कोऑर्डिनेटर प्रदीप कांति डे ने बांग्लादेश के एंटरिम गवर्नमेंट को साफ साफ कहा है कि अगर सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकती तो बता दें, हम यूनाइटेड नेशन से सिक्योरिटी मांगेंगे। सिक्योरिटी के लिए यूएन के पास जाने का सीधा मतलब है अपने देश की सरकार पर भरोसा ना करना। इसका सीधा मतलब है कि सरकार का इकबाल खत्म हो जाना। और ऐसे में 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो एक बार फिर सरकार बदली जाए या फिर आगे का रास्ता अलग चुना जाए। হিন্দুদেরকে ভোটের আগেই দেখাইছে কলা দিছে মূলা, সেখানে এই হিন্দু সমাজ কিন্তু আর বুঝ মানবে না। আর ছলনা বহুত হয়েছে আমাদের সাথে। সারা বাংলাদেশের 2 কোটি হিন্দুকে এই যে আজকে শাহবাগীতে জনসমুদ্র হয়েছে, সারা বাংলাদেশের 2 কোটি হিন্দুকে খেপায়েন না। যদি 2 কোটি হিন্দু নামে 8 দফা কিন্তু 1 দফা হয়ে যাবে। আমাদের সিনিয়ররা বলে গেছে 8 দফাকে 1 দফা করেন না, 8 দফাকেই বাস্তবায়ন করেন। এটি যৌক্তিক দাবি। 2 কোটি হিন্দুকে খেপায়েন না, 1 দফা করেন না। এই আমরা সনাতনী জাতি যারা আছি তারা কিন্তু সমাজের কোনো আজ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি পাবেন না, কোনো ক্ষতি করি নাই। না 71 সালে কোনো হিন্দু রাজাকার পাইছেন, না কোনো সমাজের বিশৃঙ্খলা, বাংলাদেশের বিশৃঙ্খলায় কোনো হিন্দুকে পান। তো আমরা আমাদের শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনের মাধ্যমে আমি প্রধান উপস্থিত। अब देखिए, इसी प्रोटेस्ट के दौरान हिंदू जागरण मंच ने ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो और कड़े और प्रभावी अभियान चलाएंगे। देखिए, एक्चुअली है क्या कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव कोई आज की बात नहीं है। कई दशक से हिंदू बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमानों के टारगेट पर रहे हैं। इस साल जब शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए तो उसमें हिंदू स्टूडेंट्स भी शामिल थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असल में यह शेख हसीना का प्रोटेस्ट नहीं बल्कि बांग्लादेश के हिंदुओं और भारत का प्रोटेस्ट था, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट था। उन्हें समझ में तब आया जब तख्ता पलट के बाद पूरे देश में हिंदुओं पर हमले होने शुरू हुए जो आज तक जारी है। बांग्लादेश में मंदिरों को आज भी निशाना बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। यह खबर राजशाही की है। यहां एक हिंदू परिवार के घर पर कब्जा कर लिया गया था, मंदिरों को तोड़ दिया गया था। जब हिंदू संगठनों ने बवाल मचाया तब जाकर एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। 14 सितंबर की यह खबर बता रही है कि 35 साल के मुस्लिम युवक ने मंदिर में घुसकर खूब बवाल मचाया। हिंदू संगठन लगातार सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते रहे, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। सरकार दावा करती रही कि हिंदुओं को पूरी सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन यह सब केवल बातें ही साबित हुई हैं। आप बांग्लादेश के लीडिंग न्यूज़पेपर ढाका ट्रिब्यून के सर्च पेज पर हिंदू सर्च करेंगे या फिर हिंदू हाउसेस अटैक सर्च करेंगे तो आपके सामने हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर हमले की खबर का पूरा कच्चा चिट्ठा निकल आएगा। फरहाद मजहर बांग्लादेश के प्रसिद्ध लेखक और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। फरहाद ने डेली स्टार को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि सरकार ने धार्मिक स्थलों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हुए हमलों और सरकार के रवैये ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें देश की कम्युनिटी की, हिंदू कम्युनिटी की जरा भी चिंता नहीं है। और यह बात बांग्लादेश के हिंदुओं को भी यह समझ में आ चुकी है। इसीलिए बहुत से हिंदू परिवार बांग्लादेश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सबके साथ नहीं। एक बड़ा तबका अब अपने लिए अलग स्पेस चाहता है और अगर यह भावना और भड़कती है तो फिर बांग्लादेश को दो फाड़ होने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब आपको बताता हूं कि बांग्लादेश में मुसलमानों में भी इस तख्ता पलट के बाद एंटी हिंदू
और एंटी इंडिया सेंटीमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अब पाकिस्तान के साथ गलबैयां करने के लिए भी तैयार हैं। इस कदर ये लोग नीचे गिर चुके हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां के आतंकी गुट और ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि जसीमुद्दीन रहमानी है, आतंकवादी संगठन अलकायदा के अंसारुल बांग्ला टीम का चीफ, हत्या का आरोप साबित होने पर जेल में था, कुछ दिन पहले ही छूटा है। उसने देखिए भारत को क्या चेतावनी दी है। আমি ভারতকে সাবধান করে দিচ্ছি, বাংলাদেশের দিকে খবরদার কুনজর দিবে না। বাংলাদেশ সিকিম ভুটান নয়, বাংলাদেশ 18 কোটি মুসলিম জনতার তাওহিদি জনতার দেশ। এদেশ একটি মসজিদ, এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। এদিকে যদি চোখ তুলে তাকাও সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে, এদিকে যদি পা বাড়াও সে পা ভেঙে দেওয়া হবে, এদিকে হাত বাড়াও হাত কেটে নেওয়া হবে। যদি বাংলাদেশের দিকে এক পা বাড়াও, চায়নাকে বলে দেব চিকেন নেক বন্ধ করে দাও, সেভেন সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো, কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও। सुना आपने। अब आपको ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर शाहिदुज्जमा की बात सुनवाता हूं। ये बांग्लादेशी प्रोफेसर तो ना केवल पाकिस्तान को सबसे भरोसे वाला देश बता रहे हैं, बल्कि भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर की भी बात कर रहे हैं। Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Without alliance and without technology, India cannot be deterred. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. तो आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश किस तरह पड़ रहा है? बांग्लादेश में अंदर ही अंदर भारत से जंग की तैयारी चल रही है। चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नेक्सस तैयार किया जा रहा है। और खास बात यह है कि यह तैयार वहां की सरकार नहीं कर रही है, वहां की वो जमातें कर रही हैं, वो ताकतें कर रही हैं जिनका अगले कुछ सालों में बांग्लादेश पर राज होने जा रहा है, जो ये जानती हैं कि अब बांग्लादेश उनके कब्जे में आ चुका है। और यह खतरा केवल भारत के लिए नहीं है, पहले तो यह खतरा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए है। इन कट्टरपंथी ताकतों के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ने तय हैं। इसी खतरे की आहट को बांग्लादेश के हिंदू पहचान चुके हैं और अब वहां बांग्लादेश से अलग होने की मांग सुगबुगाने लगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जितना अत्याचार होगा, जितने मंदिरों पर हमले होंगे, बांग्लादेश उतना ही दो टुकड़े होने की तरफ आगे बढ़ेगा। और यह भी तय होगा कि भारत भी अपने ऊपर बढ़ते खतरे और बांग्लादेश के हिंदुओं पर होने वाले हमलों को देखते हुए किसी न किसी तरह से बांग्लादेश के बंटवारे का साथ देगा। तो फाइनली यह फैसला बांग्लादेश के मुसलमानों को करना है कि वो पाकिस्तान की तरह दो फाड़ होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। अगर नहीं तो फिर अभी भी मौका है, हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों को बंद करें और शांति और सद्भाव के साथ रहें। नहीं तो अभी जो चिंगारी सुलग रही है वो आने वाले कुछ सालों में पूरे बांग्लादेश को जला डालेगी। और कुछ ऐसा ही 1947 में हुआ था। आप अगर टाइमलाइन मैच करेंगे तो ठीक वही बात जो उठी थी उस वक्त कि मुसलमान माइनॉरिटी में है और उनको हक नहीं मिल रहा, ठीक इस समय हिंदू कह रहा है कि हम माइनॉरिटी में, हमें हक नहीं मिल रहा। उस समय कह रहे थे कि हिंदू हम पर जुल्म करते हैं, जिन्ना ने यही कहा था ना। आज हिंदू कह रहा है कि हमारे ऊपर मुसलमान जुल्म कर रहे हैं। एक ही इलाके में सेम बातें दोहराई जा रही हैं, बट उस समय मुसलमान अपने आप को विक्टिम बताकर हक लेने के चक्कर में थे और आज पूरी दुनिया देख रही है कि आज हिंदू विक्टिम है, तो हिंदू भी उठ खड़ा हुआ है उसी टाइमलाइन को दोहराने के लिए। और 2 करोड़ हिंदू हैं और अगर ऐसा ही रहा तो बांग्लादेश से एक हिस्सा कटकर हिंदू देश बन जाएगा। अब यह बात बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है तो भाई कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों को भी समझ में नहीं आई थी कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा। तो दोस्तों आप बताइए आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार,
जय हिंद। जैसा कि वीडियो आपने देखी और अलोक सर ने वीडियो खास तौर पर ये बनाई है, मेन मुद्दा जो ये है कि जो हिंदू है ना, बंगाली हिंदू, उनके बारे में ये बात है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी वहाँ पर हो रही है। वहाँ पर जो मुस्लिम हैं, बंगाली मुस्लिम, वो उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उनके मंदिर को गिरा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो कुछ दिन पहले जब ये तख्ता पलट हुआ था ना हसीना वाजद की गवर्नमेंट का, तो उस वक़्त जो थे ना बहुत जुल्म और ज़्यादती देखने में आई हिंदुओं की तरफ जो है हिंदुओं के साथ जुल्म ज़्यादती हुआ। मीडिया पर हमने ये देखा, तो काफ़ी जो है ना बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया में आ गए। तो लेकिन अब जो मामला है, अब सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, क्योंकि रहमतुल्लाह आपने कभी नोटिस नहीं किया तख्ता पलट से लेकर अब तक गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश की, उसका मैं तो नोटिस करता रहता हूँ, शायद आप भी इल्म में आया या नहीं आया। अच्छा, जब ये हिंदुस्तान में जाना चाहते थे तो उन लोगों ने रोक दिया, उन लोगों ने इन्हें डबल पट्टी पढ़ाई। पट्टी पढ़ाने से मुराद उन्होंने इनका माइंड चेंज किया कि आप अपना मुल्क छोड़ क्यों जाते हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठ के ना उंगली दे, हम आपके पीछे बैठे हैं ना। अच्छा, हम आपकी सपोर्ट करेंगे जैसे भी हो। जैसे 1971 में आए बांग्लादेश की थी, वैसे ही आप ही करेंगे। जैसे पाकिस्तान को टुकड़ों में किया था, इसी तरह बांग्लादेश को टुकड़ों में कर देंगे, आपको नया मुल्क लेकर दे देंगे। ये बातें क्लियर है, मैं ढकी छुपी बात नहीं करता आपकी तरह कि दर पर्दा कुछ और मुंह पर कुछ और यही कुछ वो चाहते हैं बांग्लादेश में। उसकी सबसे बड़ी रीज़न बांग्लादेश में पाकिस्तान की इंटरफेरेंस हो ना हो, ये एक अलग मसला, लेकिन उनका पाकिस्तान के साथ सहयोग जताना और अपना कहना कि ये हमारा ही कभी एक हिस्सा था और ये हमारे ही लोग हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम इनसे ट्रांसपोर्ट का रास्ता भी खोलेंगे, तिजारत भी करेंगे, ये वो प्लांट बनाएंगे एटमी, ये तो भाई उनका हक है। अच्छा, ये तो पूरी दुनिया में नहीं रोक सकती। अच्छा, आप भी नहीं रोक सकते। सही। अच्छा, अब ये जो आप चलो ज़्यादा गलती है उन लोगों की, जो गलत लोग बीच में दुनिया में हर हिस्से में है, इंडिया में भी हैं, ये आप मानेंगे। मैं उनको कंडेम करता हूँ कि ठीक है, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, किसी की प्रॉपर्टी पर नजायज कब्जा नहीं करना चाहिए। उसके दर पर्दा जो आप बात छुपा रहे हैं ना, और कभी भी जो बात होती है मेरे भाई, आसार जो नज़र आते हैं ना, उनसे बातें खुली जाती हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो अभी रिसेंटली अभी जो चाहती है ना, वो यही चाहती है कि ये जो गवर्नमेंट है ये संभले ही ना, मुल्क में हफरा तफरी रहे। बिल्कुल। और इसी के चलते हम इस बांग्लादेश से हिंदुओं के लिए एक और वतन बना दें, एक और मुल्क बना दें, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बात शायद हमें पता है बिल्कुल पहले से। आप बच्चे ना समझे, ये ना समझे कि इनकी उम्र थोड़ी है, इन्हें समझ नहीं आ रही। ये जो हुकूमत में बैठे हैं ना बांग्लादेश में, ये उनको भी पता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये आप इतने एडवांस दिमाग नहीं रखते कि आप वैसी हरकत करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब देखें कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि इंडिया के जो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि सीधे सीधे किस्म की चेतावनी दी है यार। उन्होंने ना एक एलिमेंट जाहिर किया, एलिमेंट सम्राट को उन्होंने अपनी बल्कि मुझे मैं अब आप अपने तौर पर ये कमेंट दूँ ना बंगालियों के लिए जो मुस्लिम हैं, तो उन्हें ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्हें कोई ऐसा प्लांट लगाना है या कोई ऐसी सेशन पाकिस्तान के साथ करनी है न्यूक्लियर, तो उन्हें ये खबर भी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, अगर उन्हें वो बाकी सीरियस चाहते हैं ऐसा, तो मेरे भाई उनका ये काम हो सकता था और इतनी आसानी से हो सकता है कि ये आप सोच सकते हैं। तो जी आप सोच सकते हैं कि कितनी आसानी से। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब का जो है ना बरसी जो थी ना डेथ, जब यानी को फौत हुए तो उस दिन को उन्होंने मनाया है। यार इस चीज़ की मैं मिसाल अब वो भी फाउंडर मानते हैं यार, क्यों ना माने? अंग्रेजों से आज़ादी किसने लेकर दी है? चाहे यार ये मुल्क एक ही था ना पहले, अब अलहदा हुआ था, एक मसला अलहदा। किसने इन लोगों को गैर मुस्लिमों से आज़ाद किया था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना।
हिंदुओं को, जो बंगाली हिंदू हैं उनको भी और मुस्लिमों को भी कैद आज़म ने अलग एक वतन हमारा एक बनाया था। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये अब जवाब क्या पेश करेंगे? 1971 में जो शेख मुजीबुर रहमान ने गलती की थी, उस गलती को ये आड़ बनाकर ये बांग्लादेश में एक हिंदुइज्म का नया मुल्क बनाने के बारे में है। और ये बहुत कम लोग जानते हैं, खास करके हिंदुओं को भी ये जानना चाहिए जो इंडिया में बैठे हैं, कि जो आपके पास हिस्सा है ना बंगाल का, उसमें कितनी अफरा तफरी है, ये आपकी सोच है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से रिएक्शन बहुत बुरा निकलेगा। अच्छा, वहाँ पर भी सिर्फ हिंदू नहीं है, वहाँ पर भी मुस्लिमों की काफ़ी बड़ी तादाद है। बिल्कुल, मुस्लिम मेजोरिटी में है और जो हिंदू हैं वो वहाँ पर मिनोरिटी में है। ये समझ बात तो सही है। और मैं एक बात जो पॉइंट था ना लोकसर का, उससे मैं शॉक्ड हो गया हूँ कि जब 1947 से पहले की बात कर रहे थे कि उस वक्त आज़ादी से पहले के वक्त जो है ना मुसलमान तो ज़्यादा मुल्क की मांग करते थे, लेकिन जो है ना हिंदू भी कहते थे कि हम जो मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते। तो ये तो हमने आज तक नहीं सुना, पहली मर्तबा लोग सबके मुंह से सुना है कि हिंदू भी चाहते थे कि हमारा अलग से मुल्क हो। अगर चाहते होते तो महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने कायदे को क्यों कहा था कि हिंदुस्तान की जो है ना तकसीम करना हिंदुस्तान की तबाही है, अगर हम इसको तकसीम कर देंगे। अगर ऐसे चाहते होते तो वो भी कहते कि ठीक है भाई आप। यार मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें कांग्रेस की असल जो हालत है ना, जो असल मुद्दा था, जो बाद में कह दिया उनकी समझ में आया कि असल में बात तो नीचे ये है। ये अच्छा, ये जिनके बड़े एक लीडर थे ना, महात्मा गांधी हो गए या मतलब इस किस्म के जो पहले दो लीडर थे वो ठीक, जो टॉप लेवल के थे, जो फ्रंट पर थे, हम फ्रंट पर हैं, हम लीडर हैं, बड़े कायद हैं इनके, वो ठीक थे। वो चाहते थे कि ये मुल्क जो है ना अंग्रेज़ों से मुजाद करवाएं और मिलजुल कर यहाँ पर रहें। लेकिन जो उनके नीचे वाला अमला था ना मेरे भाई, जो नीचे उनके लीडर थे, वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी मिल ही रही है, अंग्रेज़ों से तो हम आज़ाद हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है और इसमें हुकूमत भी हम लोग करेंगे। ये पहले अंग्रेज़ के गुलाम थे, फिर ये हमारे गुलाम रहेंगे और जैसे चाहेंगे हम इन्हें रगड़ेंगे, जैसे आजकल इंडिया में होता है। बाबरी मस्जिद वाले किस्से को लेकर आप देख सकते हैं, नाम माइनॉरिटीज़ का होगा, इक्वलिटी का, लेकिन नीचे जो खेल रचा जाएगा वो सब जानते थे। जब इस चीज़ की तफसील से इलामा इकबाल ने उन्हें समझाया कि असल मुद्दा ये है, इसीलिए हम चाहते हैं आप ग्राउंड रियलिटी को देखें, तो तब उनकी अकल में आई तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया मेरे भाई। अच्छा, देखें कि वैसे तो हिंदुस्तान में कहता हूँ मुसलमानों के लिए अभी भी क्यों, और इस चीज़ को मानने के लिए मैं सबूत देता हूँ आपको। जब पार्टीशन हो गया मुसलमानों का और हिंदुओं का, पाकिस्तान देश बन गया, तो जो है महात्मा गांधी साहब उन्होंने अपना माइंड था ना, वो तो ओपन माइंड के आदमी थे। उन्होंने देखा कि यार एक तो पैसा नहीं मिला उन लोगों को, दूसरा जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है उस पर जुल्म हो रहे हैं, तो उन्होंने मेरे भाई भूख हड़ताल कर दी, जो आज तक लोगों को बहुत बुरा लगता है। खून वर्त जिसे कहते हैं, आज तक हिंदुइज्म में मानने वाले लोगों को हिंदुस्तान में बहुत बुरा लगता है। हालांकि उसे ग्रेट लीडर भी कहते हैं, उसकी इस हरकत को भी नहीं मानते। बिल्कुल ऐसे ये तो फिर कंपैरिजन नहीं ना बनेगा आपका। देखें ये बात दो नंबरी हो जाएगी। ये बात तो मिस्टर कह लें कि असद साहब बिल्कुल सच है, तो इसे कोई भी मुकर नहीं सकता। और हिंदुस्तान तो हमारा है, मुसलमानों का इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने इक़्तिदार छीना था, वो बहादुर शाह मुज़फ़्फ़र से छीना था जो कि एक मुस्लिम लीडर थे। तो छोड़ के जब जाना था तो वो भी मुसलमानों को मिलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों ने अपनी अलग कंट्री बना दी। तो अब हिंदुस्तान की बात जो बात होने वाली है मैं आपको अभी से बता देता हूँ, जो आपको कमेंट मिलने वाला है। जी मुसलमान तो अभी कभी से आए थे, हमारा हिंदुस्तान तो हज़ारों साल पहले। अच्छा, उसी बात पर आ जाओ, जो दुनिया में पहला दीन आया है, जो पहला मज़हब आया, चलो उसी को देते हैं दुनिया। मैं तुम्हें मेडिकली भी, प्रैक्टिकली भी, साइंस की रूल से भी, और जिस मज़हब से चाहते हो उसी से निकाल कर दूंगा कि दुनिया में पहला इंसान कौन आ रहा है और मानने वाला किसको था। तो बिल्कुल जी इसका जवाब चैलेंज है आपसे,
जो है ना आप कर सकते हैं और कमेंट आप 5,000 10,000 साल की बात करेंगे वो मैं उससे भी काफी आगे चला जाऊंगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गॉड